ओके। तो आज हम इस लेक्चर में सी प्लस प्लस के आगे के चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सी प्लस प्लस के जो टॉपिक है, जैसे टोकन इन सी प्लस प्लस और ऑपरेटर्स, ये दो चीज़ हम देखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ है सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग रिलेटेड, और ये चीज़ बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो यहाँ पे कंटेंट देखो, टोकन इन सी प्लस प्लस, उसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ द सी प्लस प्लस टोकन एंड टाइप्स ऑफ टोकन। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर की कैटेगरी क्या है और उसके क्या क्या टाइप्स है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ अ टोकन। व्हाट इज़ अ टोकन इन सी प्लस प्लस। ओके। अब टोकन का मीनिंग क्या होता है, तो टोकन को अगर बात आती है आपको एक स्टैंडर्ड वे से कहने की, इट इज़ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके। अब इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जो भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हमें लिखना है, ओके, तो वो प्रोग्राम लिखने के लिए उस प्रोग्राम के अंदर हम अलग अलग तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो कंपाइलर होता है उसने क्या किया है, हमारे प्रोग्राम को कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ें को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, और उसी को कहा जाता है सी प्लस प्लस टोकन। ओके। अब सी प्लस प्लस टोकन जो है, मतलब जो भी कुछ हम प्रोग्राम में लिखते हैं, तो उसके अंदर जो भी हम लिख रहे हैं प्रोग्राम में, तो उसके अलग अलग उस प्रोग्राम के जो भी कंटेंट है प्रोग्राम के अंदर हम लिख रहे हैं, तो उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, और उसी को कहा गया है टोकन्स कहा गया है। ठीक है। नाउ अब ये जो टोकन जो है, तो टोकन इट इज़ अ टोकन इज कंसिडर्ड एट अ कंपाइलर लेवल। ओके। तो जो भी हमारा टोकन होता है वो कंपाइलर लेवल पे कंसिडर होता है, मतलब कंपाइलर ही उसको क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को डिवाइड करके उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो आप उसको ये भी बोल सकते हो, टोकन इज अ एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। टोकन इज एलिमेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके। तो सी प्लस प्लस का जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी कुछ हम लिखते हैं उसी को एलिमेंट बोला जाता है, और वही एलिमेंट का मतलब होता है टोकन होता है। ठीक है। अब टोकन के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, मतलब हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला नंबर एक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ टोकन देखेंगे अभी। टोकन्स। ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पे कीवर्ड्स। ओके। अब ये जो कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड जो होते हैं उसी को हम कहते हैं इट इज़ अ रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ओके। सो जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर हम कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जितने भी कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उसी को कीवर्ड्स कहा जाता है। अब कीवर्ड्स ये क्या होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है प्रोग्रामिंग का, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के खुद के होते हैं, उसको हम हमारे लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको प्रोग्राम करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड एक टोकन हो गया, मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर हम लिख रहे हैं, ओके, उसके अंदर कीवर्ड का भी इस्तेमाल होता है, तो उसमें से कीवर्ड को बाजू में निकाला है और वो आपका एक टोकन बन गया है। ठीक है। जैसे कि हम कीवर्ड जब यूज़ करते हैं तो कीवर्ड अलग अलग तरीके की कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे लैंग्वेज के अंदर होता है हमारा कीवर्ड है इंटीजर है, फ्लोट है, इस तरीके की यूज़ करते हैं, जैसे फॉर है, ब्रेक है। सो जितने भी वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के एक्सेट्रा, दीज आर द कीवर्ड्स। ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें इस कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उस प्रोग्राम से कीवर्ड को बाजू में निकाला है और उसको नाम दिया गया है टोकन। ठीक है ना। उसके बाद है आइडेंटिफायर। नंबर सेकंड, आइडेंटिफायर।
तो आइडेंटिफायर के बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में देखा था कि आइडेंटिफायर क्या होता है. सो इट इज अ नेम गिवन टू C++ प्रोग्राम एलिमेंट. तो इसके अंदर जो भी हम एलिमेंट यूज़ करते हैं, जैसे फंक्शन यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं, क्लास, तो सबको एक आइडेंटिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, एक नाम यूज़ करते हैं, तो उसी को हम आइडेंटिफायर बोला जाता है. तो हमारा जो भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर का भी इस्तेमाल करते हैं. तो आइडेंटिफायर क्या होता है, एक टोकन होता है. तो आइडेंटिफायर मतलब कोई भी नेम हम यूज़ करते हैं किसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट को देने के लिए. जैसे हम नेम देते हैं, वेरिएबल को नेम देते हैं यहाँ पे वेरिएबल. जैसे मेरा वेरिएबल है फॉर एग्जांपल इंटीजर सैलरी. ओके, तो ये इंटीजर ये क्या है, कीवर्ड है, मतलब ये भी एक टोकन है. और ये सैलरी क्या है, ये क्या है, आइडेंटिफायर है. तो इस आइडेंटिफायर ये भी क्या है, एक टोकन है. ठीक है, मतलब जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ को कैटेगराइज किया है और उसी को नाम दिया गया है टोकन. ओके, तो आइडेंटिफायर भी यहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं. तो जो भी चीज़ आइडेंटिफायर होती है उसको सेपरेट किया गया है और उसी को कहा गया है टोकन कहा गया है. ठीक है, अब थर्ड वन है टोकन के अंदर कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट. अब कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू. ओके, तो जो भी हमारा प्रोग्राम होता है C++ का, उसके अंदर हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो वो भी एक क्या हो गया, टोकन हो गया. ठीक है, कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एक फिक्स वैल्यू होती है उस फिक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है यहाँ पे इंटीजर एज नाम से, और इसके अंदर मैंने 10 लिख दिया. तो ये 10 क्या है, ये हो गया कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती है. जैसे एग्जांपल में बहुत सारी फिक्स वैल्यू होती है यहाँ पे, जैसे 10.3 हो गया, ट्रू हो गया, उसके बाद फॉल्स हो गया, उसके बाद इसका फिक्स वैल्यू में आता है नंबर हो गया 5. ठीक है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है. तो हमारे प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि फिक्स वैल्यू का भी इस्तेमाल करते हैं. तो वो भी क्या हो गया, हमारा एक टोकन हो गया. ठीक है, ये भी क्या हो गया, हमारा एक टोकन हो गया. ठीक है, तो कांस्टेंट भी एक क्या है, आपका टोकन है ना. उसके बाद आता है ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स, तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं C++ का, तो उसके अंदर हम ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं. तो ऑपरेटर भी क्या हो गया, एक टोकन हो गया. ठीक है, सो ऑपरेटर क्या होता है, इट इज़ अ सिंबल that has a special meaning. It is a symbol that has a special meaning to perform specific task. ठीक है, तो आपको कोई काम करना है, स्पेसिफिक दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड, सॉरी, ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड. तो हमें ऑपरेंड के ऊपर जो भी ऑपरेशन करना है उसके लिए हम ऑपरेटर का प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं. तो ऑपरेंड का मतलब कोई भी वेरिएबल वैल्यू हो सकती है जिसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं. ठीक है, तो इस टाइप का जो भी कोड लिखते हैं वहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है. और ऑपरेटर भी क्या होता है, हमारा एक टोकन होता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके के, जैसे मेरे पास अभी इंटीजर x इक्वल टू 10 ये वैल्यू है और इंटीजर y इज इक्वल टू 50 वैल्यू है. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इंटीजर z लिखूंगा और इसका एडिशन करूँगा x प्लस वाई. तो यहाँ पे ये जो प्लस है, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर. ओके, तो हम ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं कुछ ऑपरेशन करने के लिए हमारे डेटा के ऊपर, जो डेटा हमारा वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है. ठीक है, या फिर कोई फंक्शन उसको रिटर्न कर सकता है.
तो जो भी डेटा होता है उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑपरेटर भी क्या होता है, एक टोकन होता है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के अंदर इसको भी एक यूज़ करके प्रोग्राम लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर। ना उसके बाद है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स इसी को कहा जाता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, ठीक है। तो सेपरेटर की बात आती है तो इट इज़ अ सिंबल दैट डिफाइन C++ programming structure and differentiate statement, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेटर, इसको पंक्चुएशन बोला जाता है। एक सिंबल होते हैं हम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूज़ करके हम हमारे प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। उसके बाद हम उस जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल कोड होता है, उसको सेपरेट एग्जीक्यूट करने के लिए हम सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेपरेटर का मतलब सिंपली यहाँ पे एक सिंबल होता है जो हम प्रोग्राम करते वक्त उसका यूज़ करते हैं, और वो भी क्या होगा, ये वो हमारा एक टोकन हो गया, ठीक है। अब जैसे सेपरेटर में कौन से सेपरेटर है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेपरेटर्स अगर बात करें, लिस्ट ऑफ सेपरेटर्स, तो नंबर 1 सेपरेटर है हमारा कॉमा। तो आप प्रोग्राम जब भी करते हो तो उसके अंदर आप कॉमा का इस्तेमाल करते हो। तो कॉमा देके आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मल्टीपल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करते हो। तो कॉमा भी क्या है, एक सिंबल होता है जिसका पर्पज़ होता है कि हम स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है सेपरेटर में नंबर 2 सेमीकोलन, इस तरीके से। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सेमीकोलन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए सेमीकोलन भी क्या एक सिंबल है, और उसी को ये भी एक टोकन माना जाता है, ठीक है। अब सेमीकोलन का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो भी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई है वो इंडिकेट करने के लिए हमें सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो तदनंतर अब उसके बाद है 3rd नंबर है कोलन। ओके, सो यहाँ पे कोलन ये भी एक सिंबल हम यूज़ करते हैं। इस कोलन का पर्पज़ होता है कि अलग अलग फीचर इम्प्लीमेंट करना है C++ के, जैसे कि हम लेबल इस्तेमाल करते हैं C++ के अंदर, आगे है आपको लेबल, या फिर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम इस तरीके के सिंबल यूज़ होते हैं। तो ये हो गया आपका कोलन भी एक सिंबल है, ठीक है। तो ये भी एक आपका टोकन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, ओके। तो पैरेंथेसिस का मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लिखते वक्त इस तरीके का भी सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसी को पैरेंथेसिस कहा जाता है। जैसे हम इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके की चीज़ें करने के लिए करते हैं, जैसे फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी स्टेटमेंट को ग्रुप करने का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक सिंबल है, यही इसी को कहा जाता है पंक्चुएशंस, ओके। तो हम इस तरह के सिंबल भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद है ब्रास। तो यहाँ पे हम ब्रासेस भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ओपन एंड करली ब्रास। तो ये ब्रास है, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम किसी कोड को एक ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर कोड को रखते हैं। तो हम यहाँ पे एक एरिया डिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम ओपन एंड क्लोज ब्लॉक के अंदर एक एरिया बनाते हैं और उसके अंदर कोड लिखते हैं, उसी को हम ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। तो ये जो ब्रास है, ब्रास एक सिंबल है, मतलब यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट सिंबल है, और इसका यूज़ करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये आपका टोकन हो गया, ठीक है। नंबर 6 स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट तो यहाँ पे इस तरीके से, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करते हो प्रोग्राम लिखने के लिए, ये भी एक सिंबल है। जैसे आप इसका इस्तेमाल एरे के लिए करते हो, एरे डिफाइन करने के लिए, मतलब एरे एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये भी यूज़ किया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हाँ आप यूज़ कर सकते हो हैश। हैश, अब ये भी एक हैश एक सिंबल है जिसका यूज़ होता है, इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन करने के लिए। तो आगे ये चीज़ें हैं, तो इस तरीके की सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 हैश हो गया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हैश का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे 4 डॉट आते हैं, ये भी एक सिंबल है, आप यूज़ करते हो ताकि इसका यूज़ करके आप स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी बना सकते हो, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स, ये कैटेगराइज किए, इसी को कहा जाता है टोकन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स है, पंक्चुएशन सिंबल है जिसका यूज़ प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यह है 6 नंबर पे, यहाँ पे इसी को कहा जाता है कमेंट्स। कमेंट्स, ठीक है। सो कमेंट आर, कमेंट जो होती है मतलब जो भी अनएग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जो कि हम क्या करते हैं उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो उस कोड को हम डिजेबल कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है कमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो कमेंट भी एक प्रोग्राम का, प्रोग्राम के अंदर हम लिखते हैं कमेंट, तो वो भी एक प्रोग्राम का एक एलिमेंट होता है। जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कमेंट के अंदर हम दो तरीके की कमेंट होती है। नंबर 1 होती है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स, जो कि आपको डबल स्लैश से क्या होता है, आप कमेंट बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी है मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। अब ये मल्टी लाइन कमेंट की शुरुआत स्लैश स्टार, और यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट या फिर कोड है कोई भी, और उसके बाद स्टार स्लैश, तो इसके बीच में जो भी होता है वो कोड क्या होता है, डिजेबल होता है, मतलब कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। तो आपको जो भी कोड रन नहीं करना है, मतलब आपको वो कोड एक्सक्लूड करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, कमेंट यूज़ कर सकते हो। तो कमेंट भी एक टोकन है आपका, कमेंट का भी इस्तेमाल हम प्रोग्राम लिखने के लिए करते हैं, तो दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ अ टोकन, ओके। उसके बाद है यहाँ पे नंबर 7 लिटरल, ठीक है। अब ये लिटरल जो होते हैं, ये लिटरल को हम कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट, ओके। तो लिटरल मतलब क्या कि इट इज़ एक्चुअल वैल्यू होती है, कोई भी डेटा हम यूज़ करते हैं तो वो लिटरल के फॉर्म में होता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू होती है। जैसे मेरा डेटा है, मान लो मेरा डेटा 10 है, तो 10 क्या है, ये मेरा डेटा है, ठीक है। इसका डेटा टाइप इंट है, पर इंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 क्या हो गया, हमारा लिटरल हो गया, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा टाइप है, जैसे मेरा कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का जो भी कैरेक्टर एक्चुअल कैरेक्टर होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लिटरल। तो लिटरल का मतलब ये होता है कि एक्चुअली लिटरली वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। तो आप इस तरीके की वैल्यू इस्तेमाल करते हो आपके प्रोग्राम के अंदर, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ लिटरल, और ये भी एक क्या होता है, आपका टोकन होता है, ठीक है ना। उसके बाद 8 नंबर है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी एक टोकन माना जाता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हो। तो स्ट्रिंग जो भी होता है, डबल कोटेशन के बीच में जो भी कैरेक्टर होते हैं आपके, उसी को स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर आप डबल कोटेशन के अंदर देते हो, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसी को स्ट्रिंग कहा जाता है। और स्ट्रिंग भी हम प्रोग्राम लिखते वक्त स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं प्रोग्राम में, इसी चीज़ें का इस्तेमाल होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ टोकन। तो जो भी हमारा प्रोग्राम है सी प्लस प्लस का, वो इसी सारी चीज़ों से बनता है, इसके अलावा उसके अंदर कोई दूसरा यूज़ नहीं होता है। तो सारी चीज़ें जो बनती है प्रोग्राम की, उसी को डिवाइड करके अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज करके नाम दिया है, और उसी को कहा जाता है सी प्लस प्लस टोकन कहा जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, सो ओके। In C++, tokens are the basic building blocks of the program. The compiler breaks down the source code into these small
ओके ओके श्रावणी समझते का? Yes, sir. ओके ठीक है। तो अभी हमने ये चीज़ें कंप्लीट की है यहाँ पे सी प्लस प्लस टोकन के बारे में। दिस इज़ कंप्लीटेड, ये अच्छी तरीके से देखा है हमने, और यहाँ पे टोकन के टाइप्स भी देखे, ठीक है। सो अभी चलो बात का ये ऑपरेटर के रिगार्डिंग हम देखेंगे, ये ऑपरेटर क्या है और ये इसकी बाकी की सारी चीज़ें। ओके तो चलो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटर, फिर उसके बाद कैटेगरी ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटर। व्हाट इज एन ऑपरेटर। अब बात आती है ऑपरेटर की, तो आपको यहाँ पे ऑफिशियली बोलना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग to perform operation on a data, operation on a operand, ठीक है। तो ऑपरेटर के बारे में अगर इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर एग्जामिनेशन में, तो आप इस तरीके से ये शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका यूज़ करके हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और उस सिंबल की एक मीनिंग होती है, उसको एक नाम होता है, और उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट इज ऑपरेंड। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान में आपको आना चाहिए, व्हाट इज ऑपरेंड। ऑपरेंड इट इज ए एलिमेंट अपॉन ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन, ठीक है। तो जो भी हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर जिसके ऊपर काम करता है उसी को हम ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेंड मतलब कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। ऑपरेंड का मतलब ऑपरेंड कोई कांस्टेंट हो सकता है, ओके, या फिर कोई लिटरल हो सकता है, या फिर कोई फंक्शन कॉल हो सकता है, फंक्शन कॉल, ठीक है, और एक्सेट्रा। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो कोई भी चीज़ें, ओके, जैसे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, लिटरल है, फंक्शन कॉल है, जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसी को ऑपरेंड कहा जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटर जब बात आती है ऑपरेटर की, तो इट्स ऑलवेज एसोसिएट विद द ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड के ऊपर ही काम करता है वो, उसी को ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल अगर बात आ रही, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 40 + 60। तो यहाँ पे ये क्या है, 40 जो है ये होगा हमारा ऑपरेंड 1, और 60 क्या होगा यहाँ पे ऑपरेंड 2, और ये जो है प्लस, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे 40 यानी 60 ऑपरेंड है, लेकिन कौन सा ऑपरेंड है, क्योंकि 60 ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑपरेंड है, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात आती है एग्जाम्पल की, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर x = 50 एंड इंटीजर y = 60, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटीजर z = x + y करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, x क्या हो गया, ऑपरेंड 1 हो गया, y क्या हो गया, ऑपरेंड 2 हो गया, और प्लस क्या हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, ओके, ये ऑपरेटर हो गया। अब यहाँ पे x और y क्या है, ऑपरेंड है, लेकिन कौन सी ऑपरेंड है ये, दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल, ठीक है। तो आपके ऑपरेंड अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, तो मतलब ये है कि जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। अभी देखेंगे कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर, तो जो भी हमारे ऑपरेटर होते हैं उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर है, उसके पर्पस के अकॉर्डिंग और वो कितने ऑपरेंड पे काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या किए गए हैं, कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है उसको, ठीक है।
तो यहाँ पे दो तरीके की कैटेगरी है ऑपरेटर की। नंबर एक है यूनरी ऑपरेटर और यहाँ पे नंबर 2 है बाइनरी ऑपरेटर। तो जो भी आपने ऑपरेटर है वो दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, एक है यूनरी एंड दूसरा है बाइनरी। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो जो भी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होते हैं, इट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरेंड। ठीक है। तो जो भी यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो जो ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ सिंगल मतलब एक ऑपरेटर पे ऑपरेंड पे काम करते हैं। तो इस तरह के जो भी ऑपरेटर होते हैं उसको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है। तो जिनके ऑपरेट करने के लिए एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ऐसे कौन से यूनरी ऑपरेटर C++ में, तो यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर तो यहाँ पे नंबर 1 देखेंगे, इसी को कहा जाता है यूनरी प्लस। ये यूनरी प्लस ऑपरेटर है। ठीक है। तो इस यूनरी का प्लस का इस्तेमाल हम करके एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल की बात आती है, एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल है मेरा ए और इसको मैं प्लस लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे प्लस क्या होगा मेरा ऑपरेटर और ये क्या है ऑपरेंड 1। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑपरेंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनरी ऑपरेटर। ओके। ठीक है। तो ये हो गया यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस ना। उसके बाद है यहाँ पे नंबर 2 यूनरी माइनस। तो यूनरी माइनस भी क्या है, एक ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है। तो ये भी एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, जैसे -x। तो एक x क्या है, एक ऑपरेंड है, उसके ऊपर हमने ऑपरेटर परफॉर्म किया है ऑपरेशन। ठीक है। तो उसके बाद है नंबर 3 इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है। जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसके अंदर दो आते हैं यहाँ पे, प्री इंक्रीमेंट। ये जो प्री इंक्रीमेंट है इसको प्लस प्लस से रेफर किया जाता है, और नंबर दूसरा ऑपरेटर है प्री डिक्रीमेंट। इसको माइनस माइनस कहा जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ऑपरेटर है ये प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। फिर इसका और एक इस्तेमाल होता है नंबर 3 पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट तो प्री इंक्रीमेंट में ये ऑपरेटर ऑपरेट होता है, मान लो मेरा वेरिएबल है x, तो प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्लस प्लस एक्स मतलब x इक्वल टू x प्लस 1। एक्स की वैल्यू x से बढ़ती है, और जैसे भी हम माइनस माइनस एक्स करेंगे तो x इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स से उसकी वैल्यू घटती है। तो इस तरीके का इसका बिहेवियर है। तो हम देखेंगे आगे इसको डिटेल में किस तरीके से। अब पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर यहाँ पे पहले वेरिएबल आता है ऑपरेंड और फिर प्लस प्लस ऑपरेटर उसके बाद आता है। तो ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड उसके बाद है पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट तो सबसे पहले ऑपरेंड आएगा और फिर उसके अंदर डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक यूनिरी ऑपरेटर होता है जिसके अंदर प्लस प्लस और माइनस माइनस दो ऑपरेटर आते हैं, लेकिन वो दो ऑपरेटर अलग अलग ऑर्डर में काम करते हैं। जैसे प्री इंक्रीमेंट मतलब वेरिएबल ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर यूज़ होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ऑपरेंड के बाद में क्या होता है ऑपरेटर यूज़ होता है। ठीक है। तो ये यूनिरी ऑपरेटर में से ये इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको कहा जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है। बाकी इसको हम देखेंगे सारी चीज़ें, पहले हम ऑपरेटर की लिस्ट देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है यूनिरी ऑपरेटर में लॉजिकल नॉट ऑपरेटर।
लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो इसका सिंबल होता है इस तरीके से, जैसे हम एक्सप्लेमेंटरी लिखते हैं। तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर सिर्फ सिंगल ऑपरेटर के ही काम करता है। अभी कैसे काम करता है बाद में देखेंगे। जैसे हमारा ऑपरेंड है, यहाँ पे ऑपरेंड एंड उसके ऊपर हम आगे ये ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे एग्जांपल मान लो कि मेरा नॉट एक्स मेरा वेरिएबल है, ये मेरा ऑपरेंड है और उसको मैंने ऑपरेटर लगाया है नॉट। अब इसका यूज़ किस लिए होता है हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसको एम्परसेंड से हम क्या करते हैं रेफर कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है, वो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। जैसे एम्परसेंड हम एक्स लगाते हैं तो एक्स क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा ऑपरेंड है और यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर है, तो ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है डी रेफरेंस। डी रेफरेंस ऑपरेटर, तो इसी को हम स्टार से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ये भी क्या होता है, सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। जैसे हमारा ऑपरेटर और यहाँ पे ऑपरेंड, तो ऑपरेंड के ऊपर हम स्टार लगा देते हैं, तो ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का एक स्पेशल पर्पज है, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिंगल ऑपरेंड पे यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनरी ऑपरेटर। नाउ अभी उसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ, ठीक है। अब ये साइज ऑफ, ये भी एक ऑपरेटर है सी प्लस प्लस के अंदर। ये भी क्या करता है, एक सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। तो जैसे हम इसको लिखेंगे साइज ऑफ और वेरिएबल का नाम है एक्स, ठीक है। तो ये एक्स क्या है, ये सिंगल ऑपरेंड है जिसके ऊपर ये साइज ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे जो है okay, so these are the unary operators in C++ that require a single operand to perform a task. Okay, तो ये हो गए आपके यूनरी ऑपरेटर्स। तो अभी चलो, अभी यूनरी ऑपरेटर जो है इसको हम सारे ऑपरेटर को वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लेते हैं जिसके अंदर यूनरी प्लस। यूनरी प्लस को देखेंगे हम। यूनरी प्लस ऑपरेटर, ठीक है। अब ये ऑपरेटर क्या करता है, इट परफॉर्म प्लस ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड, ठीक है। तो ये ऑपरेंड के ऊपर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसी को हम प्लस बोलते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर x इक्वल टू -1, ठीक है। अब मुझे -1 के ऊपर प्लस ऑपरेशन करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस x इस तरीके से कर सकता हूँ। तो जैसे भी मैं प्लस x करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 माइनस, इसका साइन क्या है, x का माइनस है, और यहाँ पे मैंने इसको प्लस लगाया, तो प्लस x माइनस x जब होगा तो इसका रिजल्ट -x ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को प्लस साइन लगा के देते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वेरिएबल आपका होता है उसको प्लस साइन ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, आप अगर प्लस साइन लगाते हो या नहीं लगाते हो, कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका, ठीक है। अब देते हैं यूनरी माइनस। यूनरी माइनस ऑपरेटर, it is used to perform negative operation on an operand। सो अगर आपको ऑपरेंड के ऊपर कोई नेगेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, माइनस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में इंटीजर x इक्वल टू 10 है। अब मुझे इस 10 को -10 करना है, तो मैं -x लगाऊंगा। तो ना अभी x के अंदर कितना चला गया, -10।
तो आपने क्या किया है, निगेटिव ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निगेटिव ऑपरेशन जो है आपके किसी वेरिएबल के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा माइनस हो गया प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। थर्ड नंबर का प्री इंक्रीमेंट। दिस ऑपरेटर increment value of operand बाय 1। ठीक है, तो ये ऑपरेटर का इस्तेमाल जो भी हमारा ऑपरेंड है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा वेरिएबल है इंटीजर x इक्वल टू 10। तो जैसे भी हम मुझे 10 का 11 करना है तो मैं यहाँ पे प्लस प्लस x करूँगा। तो अभी इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से क्या होता है, हम x की वैल्यू 1 से बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आगे प्लस प्लस लगाते हैं उसको। ठीक है, अब इसका एक मेन पर्पज़ ये होता है प्लस प्लस का कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, जैसे इंटीजर y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 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 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये है हमारा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर इस तरीके के हमने ऑपरेशन किए। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करता है। x की वैल्यू कितना है, 10 है ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 10 है x की। अब x प्लस प्लस किया है तो x की वैल्यू 1 से बढ़ाता है। तो यहाँ पे x की 10 प्लस 1 11 प्लस 30, और फिर अभी x की वैल्यू कितनी है, पहले 11 हो चुके हैं और 11 को प्लस प्लस कर दिया मतलब यहाँ पे 12 हो चुका है। ठीक है, फिर अब इसका क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 30 एंड 40 50 53। तो आंसर विल बी 53। तो प्री इंक्रीमेंट का काम यही होता है कि जब भी हम वेरिएबल को किसी एक्सप्रेशन के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं तो उस वेरिएबल की पहली वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और बाद में उसकी वैल्यू एक्सप्रेशन के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट का काम। तो इस तरीके से ठीक है। नाउ अब बात आती है प्री डिक्रीमेंट की। तो ये सेम इसी तरीके से वर्क करता है, लेकिन इंक्रीमेंट की जगह वो 1 से वैल्यू कम कर देता है, डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट, अब प्री डिक्रीमेंट में ये 1 से वैल्यू कम करता है। इट डिक्रीज वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल है, हमारे पास वेरिएबल इंटीजर x इज इक्वल टू 10 एंड माइनस माइनस एक्स। तो इसका मतलब यही होता है कि x इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या करता है, x की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो एक नोट लिखना है आपको यहाँ पे, नोट प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन बिफोर द एक्सप्रेशन इवेल्युएट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हम किसी वेरिएबल के ऊपर यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, तो उस एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने से पहले उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, और उसके बाद एक्सप्रेशन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सो दीज आर द प्री इंक्रीमेंट। अभी हम देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट।
ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का भी काम क्या है, एक से वैल्यू क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो इट इंक्रीमेंट इंक्रीज वैल्यू बाय 1 अपॉन ऑपरेंड, ठीक है। तो जो भी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल की बात आती है, तो एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे जैसे इंटीजर x इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये इस तरीके से एक x की वैल्यू बढ़ाता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग अलग है, ओके। किस तरीके से, जैसे मान लो हम इसको एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरा वेरिएबल इंटीजर y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे x प्लस 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 30 प्लस एक्स प्लस प्लस इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर होता है ना प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, ये पहले x की वैल्यू नहीं बदलता है, चेंज नहीं करता है, ये बाद में चेंज करता है एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद, ठीक है। तो जैसे कि अभी मान लो कि अभी x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू x की कितनी है, x प्लस प्लस किया है हमने, तो अभी 11 है, मान लो यहाँ पे 11। तो इनिशियल वैल्यू x की 11 है, तो x प्लस प्लस जब हम यहाँ पे किया है तो पहले x की वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, ये पहले x की वैल्यू 11 ही आ जाएगी बेस वैल्यू, फिर यहाँ पे प्लस, अब जाके x की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। अब x की वैल्यू कब कितनी हो गई, 12 हो गई। फिर यहाँ पे 30 एज इट इज़, अब फिर हम x प्लस प्लस करेंगे, तो x प्लस प्लस करते वक्त x की वैल्यू बाद में पहले नहीं बढ़ेगी, पहले ओरिजिनल x की वैल्यू 12 है वही ले लेंगे, और उसके बाद x की वैल्यू 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका प्री इंक्रीमेंट यानी पोस्ट इंक्रीमेंट में। तो प्री इंक्रीमेंट में यही होता है कि पहले वैल्यू बढ़ती है और फिर यूज़ होती है, यहाँ पे पहले वैल्यू यूज़ होती है और फिर बढ़ती है, ठीक है। फिर अब इसका अगर कैलकुलेशन करें 30 यहाँ पे तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 53 x प्लस प्लस, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, आप यूज कर सकते हो और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अब यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट, तो यही भी सेम है, जस्ट इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। इट डिक्रीज वैल्यू ऑफ अपर एंड बाय 1, ठीक है। तो ये 1 से वैल्यू कम करता है, जैसे इसका एग्जांपल बात आती है, जैसे इंटीजर x इक्वल टू 10 है और यहाँ पे x माइनस माइनस, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको। और ये क्या करता है, इसका मतलब x इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जैसे भी हमने एक्सप्रेशन में यहाँ पे यूज़ किया है उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो डिक्रीमेंट को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नोट लिख लेंगे, ये नोट ही इम्पोर्टेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर रीड ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन on a variable after its value used, ठीक है, यूज इन ए एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आप एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल यूज करते हो बाय यूजिंग अ पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले उस वेरिएबल की वैल्यू यूज होती है और बाद में वो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट यानी पोस्ट इंक्रीमेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो है
सेकंड है हमारा 5th नंबर का जो है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इट परफॉर्म निगेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो अभी ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, किसी ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, निगेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये मेरा वेरिएबल है बुलियन एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू मैंने ट्रू लिखा है। ठीक है, अभी मुझे इसको निगेट करना है, मतलब ट्रू का फॉल्स करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नॉट एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और मैं फिर से इसको नॉट एक्स लगाऊंगा, तो एक्स के अंदर फॉल्स था, तो फॉल्स को क्या करेगा, ट्रू करेगा, अब एक्स इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू का फॉल्स करेगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। तो नॉट ऑपरेटर का मीनिंग यही होता है कि किसी भी ऑपरेशन को निगेट करना है उसको, मतलब उसके अंदर जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव करना, निगेटिव को पॉजिटिव करना, फ्लिप फ्लॉप करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ओके ना, उसके बाद जो होता है यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इट रिटर्न मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस अगर आपको चाहिए तो आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर x इक्वल टू 10। तो जैसे भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर x इक्वल टू 10, तो वैसे भी हमारे इंटरनली यहाँ पे मेमोरी क्रिएट होता है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से मेमोरी क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक लोकेशन रिजर्व होता है वेरिएबल के लिए, जैसे यहाँ पे x और इसके अंदर 10 चला जाता है, और इसको एक मेमोरी एड्रेस होता है, जैसे हम 400 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल इस तरीके से मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमें इस वेरिएबल x से इसका ये मेमोरी एड्रेस चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर। जैसे कि हमें मेमोरी एड्रेस चाहिए तो हम एम्परसेंड और x यहाँ पे x लगाएंगे। तो जैसे भी हम एम्परसेंड x लगाएंगे तो ये एम्परसेंड क्या करेगा, इस x का मेमोरी एड्रेस क्या कर देगा, हमें निकाल के दे देगा। तो इस तरीके की ऑपरेशन करने के लिए आपको एम्परसेंड ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है, जिसका यूज़ करके आप किसी भी वेरिएबल के आगे लगाओगे तो उसका मेमोरी एड्रेस आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है डिक्री साइज ऑफ ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये डिपेंड है पॉइंटर चैप्टर पे, तो हमें वो चीज़ बाद में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से वो वर्क होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर का मेन पर्पज होता है इट रिटर्न साइज मेमोरी साइज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो आपके पास जो भी कोई वेरिएबल है उसको आपको उसकी साइज लेनी है, मतलब उसके अंदर कितने साइज का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें अगर हमें देखनी है तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 10, ये हमारा है वेरिएबल। तो इंटीजर की जो साइज़ होती है मान लो 4 बाइट होती है। ओके, तो ये डिपेंड करता है, अगर आपकी सिस्टम 64 बिट है तो ये कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट इंटीजर के लिए। और अगर आपकी सिस्टम 32 बिट है तो आपका ये क्या करता है, 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है।
ठीक है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी एड्रेस स्पेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो नॉर्मली यहाँ पे हमारी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो भी इंटीजर होता है वो 4 बाइट ऑफ स्टोरेज क्या करता है, एलोकेट करता है, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे हम इसका कितना स्टोरेज साइज है ये हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम साइज ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइज ऑफ, और यहाँ पे एक वेरिएबल देना है आपको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल की जो साइज है, मतलब कितने बिट्स वो यूज़ करता है, वो साइज क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ए यूनरी ऑपरेंड, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर है साइज ऑफ। तो ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर आपको मेमोरी साइज रिटर्न करता है उस वेरिएबल की, मतलब उसके अंदर कितने साइज का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर में हमने यूनरी ऑपरेटर को अच्छी तरीके से देखा है, ठीक है। सो हियर डू यू वांट टू कंटिन्यू क्लास और स्टॉप राइट नाउ?